तो चलिए गाइज, आज फिर बात करते हैं SAP CO के बारे में, SAP कंट्रोलिंग के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल माना जाता है SAP का। जैसे कि SAP का FI मॉड्यूल है और SAP का CO मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका मेन काम है इंटरनली रिपोर्टिंग करना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, छोटी कंपनी हो बड़ी, इसका मेन काम है इंटरनली रिपोर्टिंग करना। इट इज़ फॉर इंटरनली रिपोर्टिंग सिस्टम एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन in monitoring the organizational operational cost, in planning and internally reporting। मतलब ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करने में, इंटरनली रिपोर्टिंग करने में और मॉनिटर करने में ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल कॉस्ट को ये हेल्प करता है। तो अगर लेमन के लैंग्वेज में बोलें तो इसका मेन काम है, लेमन के लैंग्वेज अगर बोले तो इसका मेन काम है कि ये SAP का जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल है ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इतने अच्छे से प्लानिंग करे अपने कॉस्ट का। मतलब सपोज़ वो अगर कुछ भी सपोज़ वो चाय बना रहे हैं, चाय बनाने का उनका बिज़नेस है, वो चाय बना रहे हैं। तो अगर वो चाय बना रहे हैं तो वो क्या करे, इतना अच्छे से वो प्लानिंग करे कि उसका कम से कम कॉस्ट लगे। मतलब कि कॉस्ट जो चाय बनाने में लग रहा है वो कम से कम लगे और उसका प्रॉफिट बढ़े। मतलब हमारा मेकिंग कॉस्ट, जो बनाने का जो कॉस्ट है वो कम लगे और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये हमें कौन हेल्प करता है, किस चीज़ से हमें हेल्प हो पाएगा? तो ये हमें SAP का CO मॉड्यूल से हेल्प हो पाएगा। इससे हम प्लानिंग करेंगे और हमारा जो कॉस्ट होगा वो अच्छा रहेगा, कम से कम रह सकता है। हाँ, क्वालिटी भी मेंटेन करना है और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करना है। तो ये मेन जो है SAP CO मॉड्यूल का यही है। अगर हम ये हो गया, मतलब मैंने छोटा बिजनेस लिया, ये हाई स्केल का बिजनेस भी अगर हम ले या कंपनी का ले, जैसे सेल है, सेल में अगर स्टील प्लांट है तो वो स्टील बना रहा है तो वो भी, उसका भी वही काम रहेगा कि कम से कम कॉस्ट रखना। हाँ, मतलब कम से कम कॉस्ट रखना, अपना क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और मैक्सिमम प्रॉफिट पाना और इंटरनली रिपोर्टिंग करना। ये इंटरनली रिपोर्टिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे हमें एक्सटर्नली से कोई मतलब नहीं, वो SAP FI का पार्ट, इंटरनली यहाँ बात हो रही है। तो इसके भी सब मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि SAP FI में सब मॉड्यूल्स थे, जैसे GL थे, AP AR और एसेट अकाउंटिंग। इसमें भी SAP कंट्रोलिंग में भी सब मॉड्यूल्स हैं। वो क्या क्या हैं इसमें? एक तो कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स है, दूसरा ओवरहेड कॉस्टिंग है, तीसरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग है और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो कंट्रोलिंग एरिया इज हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट इन CO मॉड्यूल। ये हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है। मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊंगा। तो उसके वो जो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है ना, सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आप MBA चाय वाला का एग्जांपल ले लो, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें उस स्ट्रक्चर में सबसे हाईएस्ट रहने वाला एलिमेंट कौन है? CO मॉड्यूल है। इसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन दिस we can generate all cost and management reports for internal analysis and decision making। इसके बेसिस पे हम जनरेट कर सकते हैं सारे कॉस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स को इंटरनल, और किस चीज़ के लिए हम, मतलब ये रिपोर्ट्स को हम जनरेट करेंगे तो इंटरनली एनालिसिस के लिए, और फिर हम अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो ये चीज़ हमें कंट्रोलिंग एरिया जो है वो हेल्प करता है। ये हमें हेल्प करता है जनरेट करने में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को, कॉस्ट रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स को। क्यों? इसलिए क्योंकि हम क्या कर सके, इंटरनली एनालिसिस कर सके और अच्छा डिसीजन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले सके। दूसरा चलिए ओवरहेड, दूसरा जो इसका सब मॉड्यूल है वो है ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड कॉस्टिंग में क्या क्या आता है जी? ओवरहेड कॉस्टिंग में आता है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग और इंटरनल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ये डेटा को कैरी करता है, कैरिंग एलिमेंट है। ये डेटा को कैरी करता है। सपोज SAP FI से ये डेटा को कैरी करेगा SAP CO में। मतलब आप अभी ब्रीफ में ये समझ लो कि ये डेटा को कैरी करता है, डेटा कैरियर है कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट, ये कॉस्ट को कैप्चर करने वाला यूनिट, जगह है जहाँ पे हम कॉस्ट कैप्चर करके रख देते हैं। तो ये कॉस्ट को कैप्चर करता है, परमानेंटली ये कॉस्ट को कैप्चर करके रखता है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग जो है ये कॉस्ट को कैप्चर करता है टेम्पररीली, थोड़े समय के लिए कॉस्ट को क्या करता है? कैप्चर करता है। इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग जो है थोड़े समय के लिए कॉस्ट को कैप्चर करता है। तो ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट का मतलब ये तीनों का मकसद क्या है, किस रीज़न से ये यूज़ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, SAP CO में इसका क्या रोल है? तो इसका ये मकसद है, इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये इंक्लूड एक प्रोडक्ट जो बन रहा है
उस प्रोडक्ट को बनने में जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हैं वो उसको ये शामिल अपने में इंक्लूड करता है, शामिल रखता है। जैसे कि एक जो प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज़ आप MBA चाय वाला का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें आपने कहीं ऑफिस लिया होगा, तो सॉरी ऑफिस नहीं, कोई जगह तो ली होगी रेंट पे, मानो 2000-4000 आप रेंट दे रहे हो, तो उस जगह पे आप रेंट दे रहे हो, तो रेंट क्या है, रेंट जो आप दे रहे हो ये भी आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। सपोज़ आप अपना सेल्स एंड आपने क्या किया कि आपका डेप्रिसिएशन, आपने जो अपना जो भी एक सपोज़ एक ढोने के लिए गाड़ी आपने चाय या एक बाइक ले लिया आपने, मतलब इधर से उधर जाने के लिए चाय को, मतलब जो भी एक मतलब ऑफिस के रिलेटेड आपने एक बाइक ले लिया, तो उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया। तो वो भी डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, मतलब डायरेक्टली चाय को बनने में वो हेल्प नहीं कर रहा। तो ये जो भी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा एक मतलब एक कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को बनाने में, तो वो जो होगा वो ओवरहेड कॉस्टिंग में आएगा। ठीक है, वो ओवरहेड कॉस्टिंग में आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा। डेप्रिसिएशन हो गया, या आप किसी को सेल्स, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो भाई, आपने कार्ड बनवाया, आपने कार्ड सपोज MBA चाय वाला है उसने कार्ड बनवाया, तो कार्ड बनवाया तो वो क्या डायरेक्ट चाय बनाने में हेल्प कर रहा है क्या, या डेप्रिसिएशन हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो ये इनडायरेक्टली हो गया, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो यही ओवरहेड कॉस्टिंग में यही आता है। ये क्या है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर, इंटरनल, ये मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अब प्रोडक्ट कॉस्टिंग देख लेते हैं। ये इंक्लूड करता है सारे डायरेक्ट कॉस्ट को जो चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोडक्ट को और एक सर्विस को। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, या SAP में प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ये पढ़ा जाएगा कि एक जो प्रोडक्ट है, सपोज एक हमारा बिजनेस चाय का है, हम चाय बना रहे हैं, तो उसमें ये पढ़ा जाएगा कि चाय को बनाने में कौन कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। सपोज चाय को बनाने में क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। इन्वेंट्री आप खरीदोगे, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल मंगाओगे, क्या मंगाओगे रॉ मटेरियल, तो आप चाय पत्ती मंगाओगे, शुगर मंगाओगे, आप इलायची मंगाओगे, एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें मंगाओगे। तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट लेबर रखोगे, उसको वेजेस दोगे, तो जो भी डायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली काम कर रहा है ना, तो वो जो डायरेक्ट कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तो वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट, छोटे छोटे सारे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होंगे, वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में देखना होगा। ये है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि सपोज आपका ये आपकी दवाई की दुकान है। सपोज मान लो कि आपका शॉप, आपको दवाई की दुकान खोलना है, तो आप वो दवाई की दुकान कहाँ पे ओपन करना चाहोगे? आप वहीं ओपन करना चाहोगे ना कि जहाँ पे डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, बैठते हैं क्लिनिक में। आप अगर बिल्कुल आप दूसरी जगह कर दोगे, सपोज़ जो घूमने फिरने वाला मार्केट है वहाँ पे आप कर दोगे, तो शायद मेडिसिन की दुकान नहीं चलेगी वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स, हर जगह, हर शहर में क्या होता है कि बड़े शहर में, छोटे शहर में एक डॉक्टर्स के बैठने का एक जगह होता है। अगर वहाँ हम मेडिसिन का शॉप करें तो क्या हमारा मेडिसिन का शॉप ज़्यादा चलेगा। लेकिन अगर हम एक घूमने फिरने वाले जगह, तो ये चीज़ का एनालाइज करना है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ अच्छा रहेगा। प्रॉफिट अगर हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो कहाँ पे ओपन करेंगे तो मेरा अच्छा चलेगा। तो ये चीज़ को हमें सोचना है। तो सपोज अगर बहुत घूमने फिरने वाला जगह है, वहाँ पे अगर हम ये नाश्ते का, अगर कोई भी नाश्ते वाला अगर आदमी बिजनेस कर ले या रेस्टोरेंट खोल ले तो वहाँ चल जाएगा। लेकिन अगर दवाई जो एरिया ये डॉक्टर्स का एरिया है या मेडिसिन, वहाँ पे अगर ये खोल दिया गया नाश्ते वाला चीज़ें, और तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। जितना वो घूमने फिरने वाले एरिया में चलेगा उतना वो डॉक्टर वाले एरिया में नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर वाला जो एरिया है वहाँ क्या चल जाएगा, वहाँ दवाई दुकान वाली चीज़ चल जाएगी। अगर हम मेडिसिन की शॉप खोल लें तो वहाँ पे वो चल जाएगी। तो ये चीज़ को एनालाइज करना है कि कौन से मार्केट में मतलब क्या खोला जाए। ये कस्टमर वाइज आपको एनालाइज करना होगा, प्रोडक्ट वाइज एनालाइज करना होगा कि कस्टमर कैसे हैं, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन से एरिया में आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दे के ही डिसीजन लेना होगा। तो ये चीज़ हमें प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में देखनी होगी। तो इसमें प्रॉफिट क्या रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब प्रॉफिट, आप मान लो कि आपने चाय बनाया, चाय का ही लेते हैं, 20 रुपये आप ले रहे हो और 10 रुपये आपको बनाने में लगा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया जी? प्रॉफिट 10 रुपये हो गया। 20 रुपये आपका रेवेन्यू है, 10 रुपये आपको बनाने में लगा है, तो 10 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। अब बोलोगे ये COGS क्या है? COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो
COGS इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब उसको बनाने में जितने खर्चे लगे हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चे इसमें जुड़ जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक चाय को बनाने में, सपोज चाय का एग्जांपल लेते हैं, एक चाय को बनाने में जितने भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, चाय पत्ती, इसके रॉ मटेरियल्स, लेबर, जो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं वो उसको ले लेना है, और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे कॉस्ट को लेना, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकला जी? रेवेन्यू माइनस हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा दिया तो हमारा रेवेन्यू निकल गया। तो ये जो चीज़ है, यही SAP CO मॉड्यूल में हमें यही पढ़ना है। ये 4 चीज़ को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स करना है, उसके बाद हमें ओवरहेड कॉस्टिंग देखना है, उसमें ये तीनों चीज़ देखना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग देखना है, और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को देखना है। तो ये चारों चीज़ें को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए फिर यही था SAP का SAP CO मॉड्यूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं कहीं ना कहीं समझा पाया हूँगा।